अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के बारे में। वो बच्चे जो ए लेवल्स और ओ लेवल्स का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ये समझ में आएगा कि अब हमें जब ओ लेवल्स और ए लेवल्स का एग्ज़ाम देने के बाद अब अगर हम ये चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर जो आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तरह से आप अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। आपका जो पहले एजुकेशन सिस्टम था वो अलग था और अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग है। तो जाहिर सी बात है दो एजुकेशन सिस्टम में जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब आप एक ग्रेडिंग सिस्टम से दूसरे ग्रेडिंग सिस्टम में आते हैं तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि पहले मेरे मार्क्स कितने थे और इस सिस्टम के हिसाब से मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं या कितने बनते हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए दो तरह की बातें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इन मार्क्स को इक्विवेलेंट कैसे करना है। आपने ए लेवल्स में कुछ मार्क्स लिए हैं, ग्रेड्स लिए हैं, ए स्टार लिया है, ए लिया है, बी लिया है। अब आप एंटर हो रहे हैं एक आपके नेशनल लेवल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब आप उनके एक एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स के साथ जब आप अपने मार्क्स को, अपने ग्रेड्स को कंपेयर करेंगे तो वो किस तरह से एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए लेवल्स में मार्क्स तो होते नहीं, परसेंटेजेस नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, उसमें ग्रेड्स होते हैं, ए स्टार, ए बी सी। अब एक बच्चा है जो परसेंटेज के हिसाब से उसका रिजल्ट आता है और एक बच्चा वो है जिसमें नंबर अल्फ़ाबेट्स में उसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये कंपेयर कैसे होगा, ये मैच कैसे करेगा, ये अपने मार्क्स को इक्विवेलेंट कैसे बनाएगा। तो इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी और इसमें मैं आपके साथ दो बातें इंपॉर्टेंट है जो शेयर करूंगा। नंबर एक, कैलकुलेशन कैसे होगी, ए लेवल्स वाला स्टूडेंट अपनी इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करेगा, ओ लेवल्स वाला स्टूडेंट अपनी इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करेगा। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि जब आपने कैलकुलेट कर लिया अब आपको उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंटेशन की आपको नीड होगी, कितने टाइम में वो आती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कहाँ जाना पड़ता है। तो उसका सारा जो प्रोसेस है, उसका जो मैकेनिज्म है ऑब्टेन करने का इस सर्टिफिकेट को, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो पहले बात करते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट में कि आपको कौन से दो सिस्टम्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कौन से दो सिस्टम्स हैं जिसके मार्क्स को आपको एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। नंबर एक, आपके पास कैम्ब्रिज सिस्टम है, जो ए लेवल्स और ओ लेवल्स वाले बच्चे जो होते हैं जो कैम्ब्रिज सिस्टम से आ रहे हैं, अब उनको कैम्ब्रिज सिस्टम से इंटरमीडिएट एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जो कि पाकिस्तान का एक पूरा सिस्टम है, उसमें उनको एंटर होना है। तो इस एंट्रेंस में यानी कि जब वो एंटर होंगे इस सिस्टम के अंदर, तो इस सिस्टम में एंटर होते हुए उनको किस तरह से अपने मार्क्स को इनके मार्क्स के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एफएससी वाले होते हैं और मैट्रिकुलेशन सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। एफएससी और मैट्रिकुलेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का क्राइटेरिया अलग है, उनका ग्रेडिंग सिस्टम अलग है। ए लेवल्स वाले, ओ लेवल्स वाले, इनका ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, इनका क्राइटेरिया अलग है। तो किस तरह से ये अपने मार्क्स को जो है वो कंपेयर करेंगे, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की। अच्छा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो कराची का ग्रेडिंग सिस्टम समझा रहा हूँ। ओवरऑल तौर पर एक सूबे का, एक इलाके का जैसा होता है ओवरऑल तौर पर पूरे पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट वैसा ही होता है। ओवरऑल ग्रेडिंग सिस्टम सबका तकरीबन बराबर होता है। तो अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो अभी रिसेंटली कराची के अंदर बहुत चेंज आया है और उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो ये है कि जिन बच्चों के 95% मार्क्स होंगे वो A++ की कैटेगरी में आएंगे। जो बच्चे 90 से लेकर 94% की कैटेगरी में आएंगे वो A+ की कैटेगरी में आते हैं। 85 से लेकर 89% वाले स्टूडेंट्स ए की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से 80 से लेकर 84% वाले स्टूडेंट्स B++ की कैटेगरी में आते हैं और इसी तरह आप चलते जाएं तो अलग अलग परसेंटेजेस के लिए अलग अलग ग्रेड्स डिसाइड कर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये एक काम किया गया है जो अब कराची बोर्ड के लिए होता है। सेम इसी तरह आप बाकी अदर बोर्ड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं ये सिस्टम। अब किसी में हो सकता है ए होता हो, किसी में A+ होता है, मगर याद रखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परसेंटेज। जितने भी एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान में जो बच्चे एफएससी करते हैं,
पाकिस्तान में जो बच्चे मैट्रिकुलेशन करते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, यानी कि परसेंटेज से उनका ग्रेड डिसाइड होता है। अब जो जितनी ज़्यादा परसेंटेज ले लेगा उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा होगा, उसका ग्रेड उतना ज़्यादा हाई होगा, जो जितनी कम परसेंटेज लेगा उसका ग्रेड उतना कम हो जाएगा। ये वाला तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है जो नॉर्मल सा है, और ये है इंटरमीडिएट का जो पाकिस्तान में अप्लाई होता है। अब अगर हम बात करें जैसे इनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, मतलब ये जो परसेंटेज आ रही है इस परसेंटेज में टोटल मार्क्स कितनी है जिससे परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, तो वो जो टोटल मार्क्स हैं वो आप समझ लें कि जो एफएससी का स्टूडेंट होता है वो 2 पार्ट्स में अपने एग्जाम देता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। अब पार्ट 1 जो है ये 550 मार्क्स के लिए होता है और पार्ट 2 जो है वो भी 550 मार्क्स के लिए होता है। तो टोटल मिलाकर एक एफएससी स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 1100 मार्क्स होंगे एफएससी स्टूडेंट्स के। अब यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप ए लेवल्स और ओ लेवल्स की परसेंटेजेस निकालेंगे, खास तौर पे लेवल्स की बात कर रहा हूँ, खास तौर पर ए लेवल्स के लिए जब हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो हम 1100 के फिगर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जाना किसकी तरफ है, ए लेवल्स और ओ लेवल्स के स्टूडेंट को फाइनली किसकी तरफ आना है, एफएससी स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर करना है। तो जो टोटल मार्क्स उनके होंगे ना, उन्हीं टोटल मार्क्स से आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो जो डिवीजन किया जाएगा तो वो 1100 से किया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैट्रिकुलेशन में जो आप डिवीजन करेंगे वो आप करेंगे 900 से, ठीक है ना। 800 से पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद 900 से मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखिएगा कि एफएससी स्टूडेंट और ए लेवल्स का जो स्टूडेंट है, जब ए लेवल्स वाला स्टूडेंट एफएससी स्टूडेंट से अपने मार्क्स को कंपेयर करेगा तो उसका जो डिवीजन क्राइटेरिया जो हमें रखना है वो कितना, वो कौन सा नंबर रखेंगे, वो हम 1100 यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि एफएससी का स्टूडेंट 1100 मार्क्स से अपनी परसेंटेज निकालता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको एक जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। ये तो हो गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी कि एफएससी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसमें परसेंटेजेस काउंट नहीं होती। इसमें जो काउंट होता है वो है ग्रेड्स, और वो ग्रेड्स किस तरह सेट होते हैं, वो सेट किए जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से। फर्स्ट कर लें 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए लेवल का एग्जाम दिया है ओवरऑल दी वर्ल्ड। लेट सपोज एक बहुत छोटा सा फिगर कर ले ताकि समझना आसान हो जाए। 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल जो है वो ए लेवल्स का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में से 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए लेवल्स का एग्जाम दिया है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अब 5 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 80% हैं, ठीक है। इसी तरह से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने लेट सपोज 70% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने फर्स्ट कर लें कि 75% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 85% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 71% जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप उसके हिसाब से देखें, इंटरमीडिएट के हिसाब से देखें, तो इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला बच्चा जो है वो ए होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम बताया था, तो इसी तरह से ये वाले जो बच्चे होंगे वो कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होंगे। ये वाला जो बच्चा है वो A+ की कैटेगरी में आ जाएगा। ये वाला बच्चा जो है वो लेट सपोज A++ की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, या ए की कैटेगरी में आ जाएगा। ये वाला बच्चा जो है वो ए की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब सारे ए हैं। लेकिन ए लेवल्स में ऐसा नहीं होता, ए लेवल्स या ओ लेवल्स में इस तरह नहीं होता। उसमें टॉपर्स देखे जाते हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि सबसे टॉपर कौन है और सबसे पीछे कौन रह गया है, सबसे आगे कौन है और सबसे पीछे कौन है। जो सबसे आगे होगा उसके ग्रेड सबसे हाई है, जो सबसे पीछे होगा उसके ग्रेड सबसे लो होंगे। यानी कि जब ग्रेड डिसाइड किए जाएंगे तो इस तरह डिसाइड होंगे कि जो सबसे आगे है, जो सबसे आगे ये वाला है 85% जो सबसे आगे है, इसको दिया जाएगा A*, ठीक है ना। और जो सबसे पीछे रह गया है इसको दे दिया जाएगा लेट सपोज U दे दिया जाएगा। जो सबसे पीछे रह गया, जो सबसे, हालांकि देखा जाए तो इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, मगर ओवरऑल स्टूडेंट से उसके मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। ओवरऑल स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो वो पीछे रह गया है, और जो पीछे रह गया है तो वो U की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंस नज़र आता है कि जो बच्चा U में चला गया, हालांकि उसके मार्क्स 71% थे, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें नज़र आता है आपके कैम्ब्रिज सिस्टम में और हमारा जो नेशनल लेवल पर एफएससी का जो एग्ज़ाम होता है उस सिस्टम में हमें ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। उसमें देखें इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में देखें तो उसमें जिस बच्चे के 71% मार्क्स है, अगर मैं थोड़ी स्लाइड पीछे करूं तो उसमें देखें कि जो बच्चा
71% ले रहा है, उसको वो क्या कह रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि गुड है, और उसको बी प्लस प्लस की कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो है एक स्पेसिफिक परसेंटेज थी वो उसने गेन कर ली है, और उसको उसका जो ग्रेड है वो उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए लेवल्स में बच्चे के जो इंडिविजुअल रिजल्ट है वो उसके ग्रेड को डिसाइड नहीं करते, जो इंडिविजुअल परसेंटेज है वो उसके ग्रेड डिसाइड नहीं करती। ए लेवल्स के अंदर आपकी जो कंपटीशन होता है, ओवरऑल जो आपका कंपटीशन है, उस कंपटीशन से आपका ग्रेड डिसाइड होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। यानी कि जिस बच्चे का ए स्टार आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये कंपटीशन में सबसे आगे हो गया है, और जिस बच्चे का यू आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो कंपटीशन में सबसे पीछे रह गया है। ठीक है ना, आप चाहे कितने ही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने ही जो है वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। सिंपल ये है कि आपने अपनी परसेंटेज कितनी ली है वो मैटर नहीं करती, आपने compete कितना किया, आपने मुकाबला कितना किया, आप रेस में कितना आगे हो गए, ये मैटर करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि जो बच्चा इस सिस्टम से अपने ग्रेड ले रहा है, अब वो बच्चा जा रहा है इंटरमीडिएट के एग्जाम में, ठीक है ना, अब वो अपने मार्क्स को कैसे कंपेयर करेगा? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, नो परसेंटेज, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तो जब कोई परसेंटेज नहीं है तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि वो बच्चा किसके इक्विवेलेंट है? अब जो बच्चा यू लेकर आ रहा है, अपने मार्क्स के हिसाब से देखें तो वो 71% लेकर आया है, तो क्या उसको 71% के हिसाब से जज करेंगे? तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा वो होगा कंपटीशन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के सिस्टम में बहुत फ़र्क है, दोनों के सिस्टम की मार्किंग ग्रेड में बहुत फ़र्क है, क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। ये जो ग्रेड दे रहे हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, और ये वाले जो ग्रेड दे रहे हैं वो परसेंटेज के हिसाब से दे रहे हैं। अब एक बच्चा है वो ए लेवल से जा रहा है एफएससी में, ठीक है ना, अब यहाँ से वो अपने मार्क्स को कैसे इक्विवेलेंट बनाएगा, इस बात को आपको समझना है। तो इसके लिए आपको कंपेरिजन देखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एक कमीशन है जिसका नाम है इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमेटी या कोऑर्डिनेशन कमीशन। ये डिसाइड करता है कि कैसे हम एक ए लेवल्स वाले स्टूडेंट को, एक ओ लेवल वाले स्टूडेंट को जब एफएससी में लेकर आएंगे तो उसकी परसेंटेज या उसके जो मार्किंग है, उसके जो मार्क्स हैं, वो कैसे जनरेट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स आप समझ लें कि अगर किसी बच्चे का जी ग्रेड आता है तो उसके लिए कहा जाएगा कि वो एप्लीकेबल नहीं है। एफ ग्रेड आता है तो उसके लिए कहा जाएगा कि वो भी एक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह से ई ग्रेड है तो उसको 45% कंसिडर किया जाएगा। अगर डी ग्रेड आता है तो उसको 55% कंसिडर किया जाएगा। अब भले उसके मार्क्स के हिसाब से उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेड्स के हिसाब से परसेंटेज डिसाइड कर रहे हैं। और ये रूल किसने बनाए? ये रूल बनाए आईबीसीसी ने। आईबीसीसी ने इसके रूल्स बनाए कि जो ग्रेड्स होंगे उसके हिसाब से हम एफएससी लेवल्स की परसेंटेज को जनरेट करेंगे, और उसी परसेंटेज के हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। सी होगा तो उसके हम 65% मार्क्स बनाएंगे, बी होगा तो 75% मार्क्स होंगे, ए होगा तो 85%। अब ए स्टार अगर है, यानी कि जो टॉपर बच्चा है, तो उसको फिर हम देखेंगे कि उसको हम 90% या उससे अबव दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ छोटी सी समझा दूँ कि 2021 से पहले, बिफोर 2021, पहले ये होता था कि जिन बच्चों का ए स्टार होता था उनको हम लॉक कर देते थे कि वो 90% पर ही होंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पहले होता था। फिर ये हुआ कि एक थोड़ा सा अनफेयर लगता था कि एक बच्चा है उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि टॉपर बनने में, आगे आने में बहुत मेहनत है, और एक बच्चा एफएससी स्टूडेंट है, उसने भी उतनी ही मेहनत की है और उसके मार्क्स आ रहे हैं 95%। ये बच्चा शायद हो सकता है ए लेवल्स वाला बच्चा, उसने उससे ज़्यादा मेहनत की हो, इसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ए स्टार, ठीक है ना। अब ये है तो अपनी मेहनत के हिसाब से इक्वल, लेकिन जब ये दोनों बच्चे एफएससी में आ रहे हैं तो एक के 95% मार्क्स और एक के 90% मार्क्स, तो उस तरह से ये अनफेयर लग रहा है कि मेहनत दोनों की बराबर है। बल्कि हो सकता है ए लेवल्स वाले की मेहनत ज़्यादा हो, मगर जब एफएससी में आते हैं तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि यार जब एक ए लेवल्स वाला बच्चा जब जो है एफएससी वगैरह में जाता है, जब उसके मार्क्स से अपने आप को कंपेयर करता है तो कहते हैं क्रॉस कटिंग हो जाती है, उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो भाई वो कट नहीं हो रहे, तो असल में इस रूल की वजह से ऐसा होता था कि जो भी ए स्टार लेगा उसके मार्क्स को लॉक कर दिया जाता था कि वो 90% पर ही होगा। लेकिन फिर बाद में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया, ये वाला रूल जो है वो हटा दिया गया। अब जो नया रूल है वो ये है कि जो ए स्टार जिनके होते हैं, अगर ओ लेवल्स में ए स्टार लेगा तो मैथमेटिक्स में 95% तक उसको मार्जिन दिया जाता है,
इस्लामियत अगर है तो 95% है, उर्दू है तो 93% है, और किसी और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो 94 पे आके लॉग होते हैं। कंप्यूटर साइंस है तो 96% है, और उसके अलावा जो एनी अदर सब्जेक्ट हैं वो 95% पर आके लॉग होंगे। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको उनकी वेबसाइट पर भी नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर आके ये हुआ कि वो जो ए स्टार पे जो 90% का लॉक था वो हटा दिया गया और उनके मार्क्स को 90 से अबव कर दिया गया, और इस तरह से उनको एक बेनिफिट मिला कि वो बच्चा जो ए लेवल से एफएससी में आ रहा है तो वो 90 से आगे भी 90% से आगे भी अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ए लेवल्स में ए स्टार लेते हैं तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए कि बायोलॉजी में अगर आप ए स्टार लेते हैं तो 94% आपको मार्जिन मिलेगा। कंप्यूटर में अगर आप ए स्टार लेते हैं तो 94 है, इसी तरह से मैथमेटिक्स में 94 है, केमिस्ट्री में 95 है, फिजिक्स में 95 है, और एनी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 95% मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 94 से 95 तक आपको लेवरेज दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आप इतने ऑब्टेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एफएससी, अकॉर्डिंग टू आईबीसीसी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आके ए स्टार वाला जो मसला था वो हल हो गया। ए स्टार में जो लॉक लग जाता था 90% में, वो लॉक आपका रिमूव हो गया और आपको 90 से आगे भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब आगे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि फर्स्ट कर लें एक ओ लेवल्स इक्विवेलेंसी, एक बच्चा है और उसने ओ लेवल्स कर लिया है और अब अपने मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता है, अपनी इक्विवेलेंसी कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। चले मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। जैसे फर्स्ट कर लें एक ओ लेवल्स वाला स्टूडेंट है, उसने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है। 8 सब्जेक्ट जो है वो काउंट होंगे ओ लेवल्स में, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, फिजिक्स, उर्दू और बायोलॉजी या कंप्यूटर। इसमें याद रखिएगा कि 4 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके ऑप्शनल हैं और 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके कंपलसरी हैं। यही 4 सब्जेक्ट वो हैं जो एक मैट्रिक करने वाला बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो ये 4 सब्जेक्ट बल्कि 8 सब्जेक्ट जो है वो उसके एग्जाम देता है, और सेम यही 4 सब्जेक्ट, सेम यही 8 सब्जेक्ट जो है वो आप अपने ओ लेवल्स के एग्जाम के लिए देंगे। अब इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम अगर आपने दिए हैं तो वो काउंट नहीं होंगे, उनको आप मेजर नहीं करिएगा, उनकी परसेंटेज आप काउंट नहीं करिएगा। आप जो काउंट करेंगे वो केमिस्ट्री है, इसी तरह से मैथमेटिक्स है, इसी तरह से फिजिक्स है, इसी तरह से बायोलॉजी है। ये हो गए 4 वो सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होते हैं, और 4 सब्जेक्ट जो कंपलसरी में आ जाते हैं उसमें इंग्लिश है, इस्लामियत है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और उर्दू है। तो ये 4 सब्जेक्ट वो हैं जो कंपलसरी हैं। तो ये 4 कंपलसरी, 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 4 ऑप्शनल हैं। इन दोनों के आप ग्रेड्स निकालेंगे, जो आपने ग्रेड्स इनके ऑब्टेन किए हैं बाय द ओ लेवल्स एग्जाम, और फिर इनको आप, इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। आईबीसीसी के हिसाब से इनकी जो परसेंटेज बनेगी अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, और उसके लिए आप कौन सा टेबल देखेंगे, उसके लिए आप ये वाला टेबल फॉलो करेंगे। ये जो ओ लेवल्स वाला टेबल मैंने आपको अभी दिखाया था, तो ये वाला टेबल आपको फॉलो किया जाएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स जो है वो डिसाइड करना है। इस टेबल को आप फॉलो करते हुए, अब आपका ए स्टार है तो ए स्टार के लिए फिर आप अपने देखिएगा कि आपका ए स्टार किस सब्जेक्ट में है। तो जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप चलेंगे, और इसी हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज है वो डिसाइड होगी। तो पहले आपको ये करना है कि अपने ग्रेड देखने, आपका ग्रेड कौन सा है, और उस ग्रेड के हिसाब से अपनी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, जो आपकी लिस्ट है उसके हिसाब से आप परसेंटेज निकालेंगे। तो ये आपकी परसेंटेज आईबीसीसी के अकॉर्डिंग बन रही है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है तो अब आप क्या करेंगे, सारी जितने परसेंटेज हैं, जितनी परसेंटेजेस हैं, इन सबको आप प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद एक टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये एक टोटल वैल्यू है और ये 100% मार्क्स के हिसाब से है। ठीक है ना। ये किसके हिसाब से है, ये 100% मार्क्स के हिसाब से। तो आपको करना क्या, आप देखें आप इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी। अब आप 560 को, जो आपकी टोटल परसेंटेज बन रही है, टोटल मार्क्स बन रहे हैं, तो ये आप 560 को आप डिवाइड करेंगे इसके टोटल से, और ये कितने सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 800 से। ये मैं आपको ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी बता रहा हूँ। 560 को डिवाइड करेंगे 800 से और मल्टीप्लाई करेंगे 900 से। ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 900 जो आईबीसीसी ने आपको अनाउंस किया उस हिसाब से चलेंगे। 560 जो कि आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, जो टोटल मार्क्स आपके आ रहे हैं वो 560 हैं, और उसको आप डिवाइड करें 800 से, क्योंकि आपने 8 सब्जेक्ट के एग्जाम दिया है, हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 थे, तो 800 से आप डिवाइड करेंगे, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे फर्स्ट करेंगे, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो 560 को
जब आप डिवाइड करते हैं 800 से और इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, तो इस तरह से आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 630। ये 630 मार्क्स हैं, या आपके मेट्रिकुलेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग हो गए, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। यानी कि फर्ज कर लें कि अगर आप ओ लेवल्स का एग्जाम ना देते, आपने मैट्रिक किया होता, ठीक है ना, और उतनी ही एनर्जी से किया होता जितनी एनर्जी से आपने ओ लेवल्स की प्रिपरेशन की है, तो आपके मार्क्स इतने आने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू IBCSE मैट्रिकुलेशन में जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 630 होंगे। अब ये मार्क्स कहाँ यूज होंगे, बहुत तवज्जो से सुनिएगा इन मार्क्स का यूज। तो जब आप अपने MD-CAT का एग्रीगेट निकालते हैं, तो उस एग्रीगेट निकालते वक्त ये जो ओ लेवल्स के मार्क्स आपके आए हैं, इसका 10% जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एग्रीगेशन। जब आप एग्रीगेट निकालेंगे तो उसमें आपने देखा है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्क्स की नीड होती है। तो मैट्रिकुलेशन मार्क्स में अब आपको टोटल मैट्रिकुलेशन मार्क्स कितने हैं, तो वो आप लिखिएगा। जो आपके जो मैट्रिकुलेशन मार्क्स जो आमतौर पे निकाले जाते हैं वो 850 के हिसाब से होते हैं। तो 8 मैट्रिकुलेशन मार्क्स टोटल, वो तो एक अलग बात है, वो आपको उससे मिल जाएंगे, उसकी मार्कशीट से मिल जाएंगे। तो मैट्रिकुलेशन मार्क्स जो आपने कैलकुलेट किए वो कितने आए हैं, जो मैट्रिकुलेशन मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं, अगर फर्ज करें कोई बच्चा है जिसके ओ लेवल्स के एग्जाम इतने थे तो 630 आए ना, तो वो मैट्रिकुलेशन मार्क्स में यहाँ पर 630 जो है वो लिखेगा जब वो एग्रीगेट निकालेगा आफ्टर MD-CAT। तो MD-CAT एग्जाम के बाद जब एग्रीगेशन निकाला जाएगा तो मैट्रिकुलेशन मार्क्स में वो इन 630 को यूज़ करेगा, क्योंकि एग्रीगेट के अकॉर्डिंग, इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स इतने बन रहे हैं। अब सवाल है कि FSC में क्या लिखेगा, तो उसके लिए आपको फिर उसके लिए आपको ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी आएगी उसके जो मार्क्स आएंगे वो आपको यहाँ लिखने होंगे। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया है कि 630 जो आपके मार्क्स होंगे वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, सही है। तो ये आपको याद रखना है कि 10% ओ लेवल्स के मार्क्स जो यूज होते हैं तो वो ये वाले मार्क्स होते हैं जो अभी आपने कैलकुलेट किए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओ लेवल्स का इक्विवेलेंसी। अब आते हैं ए लेवल्स की तरफ। अब आपने ए लेवल्स का एग्जाम दे दिया, ए लेवल्स के एग्जाम के अकॉर्डिंग फर्ज कर लें ये आपका रिजल्ट है। अब फर्ज कर लें कि आपने अपने ए लेवल्स के एग्जाम में सिर्फ 3 सब्जेक्ट को देखा जाएगा और ओ लेवल्स के एग्जाम में 8 सब्जेक्ट को देखा जाता है। यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी समझा दूँ, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा आप, कि देखें हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो FSC का एग्जाम दे रहा है और एक वो स्टूडेंट है जो ए लेवल्स का एग्जाम देकर आया है। बहुत तवज्जो से इस बात को आपको समझना है। जब आप अपने इक्विवेलेंसी निकालेंगे तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि FSC वाला स्टूडेंट 2 तरह के एग्जाम देता है, एक पार्ट 1 देता है और एक पार्ट 2 देता है। पार्ट 1 में वो 550 मार्क्स लेता है और पार्ट 2 में वो 550 मार्क्स लेता है। तो ओवरऑल तौर पर उसकी जो परसेंटेज और जो टोटल मार्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था मार्कशीट से, तो वो 1100 बनता है। यानी कि उसकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो 1100 के हिसाब से होगी। सेम इसी तरह जब आप ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी निकालते हैं, जब आप ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी निकालेंगे तो उस वक्त आपको 2 मार्क्स देखने हैं। एक तो ओ लेवल्स के मार्क्स आप देखेंगे और दूसरा अपने ए लेवल्स के जो मार्क्स हैं वो आप देखेंगे। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी निकालने के लिए आपको ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों के मार्क्स को मर्ज करना पड़ेगा। अब इसमें कितने मार्क्स ओ लेवल्स के इस्तेमाल होते हैं, कितने मार्क्स ए लेवल्स के इस्तेमाल होते हैं, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे सीधा सीधा गिवन है। बहुत तवज्जो से देखिएगा। देखें ओ लेवल्स के जो सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं वो कितने हैं, 8 सब्जेक्ट्स। तो 800 मार्क्स आप यूज करेंगे अपने ओ लेवल्स के, ठीक है ना। और इसके कितने मार्क्स हैं, इसके कितने सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो 300 मार्क्स जो है वो यहाँ से लिए जाएंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो 800 प्लस 300 ये भी मिलाकर हो जाएगा 1100। तो आपको बात समझ में आई कि ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी जब आप निकालेंगे जो आपके FSC के मार्क्स को कंपेयर करेगी, FSC के मार्क्स को इक्विवेलेंट बनाएगी, तो उसमें आपके ओ लेवल्स के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, ए लेवल्स के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, मगर ए लेवल्स के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होंगे। ए लेवल्स के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को आप देखेंगे और ओ लेवल्स के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को आप देखेंगे, ठीक है ना। ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी के वक्त सिर्फ ओ लेवल्स है और ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी के वक्त ए लेवल्स प्लस ओ लेवल्स है। तो ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। इसी तरह से मैं अक्सर बच्चों को एक बात कहता हूं कि अगर आपके ओ लेवल्स के मार्क्स कम है, अगर आपने देखा है कि ओ लेवल्स में आपके ए स्टार नहीं आए,
ओ लेवल्स में आप देख रहे हो कि आपकी ग्रेडिंग बहुत डाउन है, तो फिर आप अभी ए लेवल्स के एग्ज़ाम नहीं दें। आप अगर आगे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो पहले आप अपने ओ लेवल्स के मार्क्स को इम्प्रूव कर लें, तो क्योंकि वही मार्क्स आपके जो परसेंटेज है, आपके जो ग्रेड्स हैं उसको आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, इक्विवेलेंसी में आपके ओ लेवल्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने नोट किया ओ लेवल्स के मार्क्स 2 दफ़ा यूज़ हो रहे हैं। एक दफ़ा वो इस्तेमाल होंगे जब आप मैट्रिकुलेशन के मार्क्स ऐड कर रहे हैं, जब आपने मैट्रिकुलेशन के मार्क्स ऐड किए थे जिस वक्त, तो उसका 10% यूज़ होता है ओ लेवल्स के मार्क्स का। और जब आप अपने ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी निकालेंगे तो उसका 40% भी इस्तेमाल होगा, यानी कि ओ लेवल्स के मार्क्स एक 40% में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और एक 10% में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ओ लेवल्स की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। आपके मार्क्स, आपकी जो पासिंग परसेंटेज है, आपका जो एग्रीगेट होगा वो ओ लेवल्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है और ए लेवल्स पर कम डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि ए लेवल्स के सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं और ओ लेवल्स के 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो आपका ओ लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ए लेवल्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर ओ लेवल्स में मार्क्स कम है तो ए लेवल्स में उसको मेंटेन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल गलत सोचा है। आपको अगर आपने फर्ज करें मई जून में अपने एग्ज़ाम दिए हैं और मई जून के एग्जाम में आपने ओ लेवल्स में उतना कम्पीट नहीं कर पाए, आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, आपके ग्रेड्स बहुत पीछे हैं, तो भाई पहले आप अब तो अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम दें और अपने ओ लेवल्स के ग्रेड को इम्प्रूव करें, उसके बाद ए लेवल्स की तरफ आएँ, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब तक आपका ओ लेवल्स बेहतर नहीं होगा, उसके ग्रेड अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपके फाइनल एग्रीगेट में इसके मार्क्स जो है आपके डाउन हो जाएंगे, आपके मार्क्स बहुत गिर जाएंगे। आपने हालांकि ए लेवल्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी तो वो उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अपने ओ लेवल्स के मार्क्स को बहुत इंप्रूव करना है, उसके बाद ए लेवल्स की तरफ आना है, ताकि आपका जब फाइनल एग्रीगेट बने इक्विवेलेंसी के बाद तो वो जो है थोड़ा आगे का हो, वो आपके जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए कंपेटेबल हो और उसको आगे वो आपके मार्क्स ऐसे हों कि आपको आगे तक पहुंचा के आपकी सीट दिलवाने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है जी। तो ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी कैसे निकालें हम, ये बहुत आसान है। आपने ओ लेवल्स के मार्क्स, अपने ओ लेवल्स के सब्जेक्ट्स हैं, वही वाले सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, उसी के मार्क्स आप देखेंगे। फर्स्ट कर लें कोई बहुत गुड स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, इसने अपने ओ लेवल्स के अंदर ए स्टार भरे हुए और इसी तरह से ए लेवल्स के अंदर भी उसने ए स्टार भर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द आईबीसीसी जो हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था ए स्टार का, तो ये ए स्टार के हिसाब से फर्स्ट कर लें ये इसके इक्विवेलेंट मार्क्स बन रहे हैं, इक्विवेलेंट परसेंटेज है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप इन सबको प्लस कर दें। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके मार्क्स बन रहे हैं फर्स्ट कर लें 1030। टोटल मार्क्स कितने थे, मैंने आपको अभी कितने बताए थे, 800 प्लस 300, वो बन रहे थे 1100। तो टोटल मार्क्स आपके बन रहे थे 1100। तो आप 1030 को डिवाइड कर देंगे 1100 से। तो जब आप 1030 को, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, इससे आपकी एक परसेंटेज आ जाएगी और उस परसेंटेज से आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 1030 को मैं डिवाइड करूँगा 1100 से। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है वो है 0.93। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज है। अब आपको अपनी परसेंटेज से अपने मार्क्स निकालना है। ये परसेंटेज वो है जो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंसी एक एफएससी स्टूडेंट से आपको कंपेयर कर रही है। यानी कि अगर फर्स्ट करें आपने ए लेवल्स का एग्जाम नहीं दिया होता, आपने फर्स्ट कर लें एफएससी का एग्जाम दिया होता और उसी मेहनत से दिया होता, उसी एनर्जी से दिया होता, उतनी एफर्ट की होती जितनी आपने अपनी ए लेवल्स में की है, तो अकॉर्डिंग टू द आईबीसीसी आपकी परसेंटेज ये आनी चाहिए थी, यानी कि 93% होनी चाहिए थी। अब 93% के हिसाब अपने मार्क्स कंपेयर कर लें कि कितने मार्क्स होने चाहिए, तो वो हम निकालेंगे। सिंपल है, आप इसको जब 1100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मार्क्स जो है आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने ए लेवल से एग्ज़ाम नहीं दिया होता और अगर आपने एफएससी से एग्ज़ाम दिया होता, उतनी ही एनर्जी से दिया होता, उतनी ही एफर्ट से दिया होता, उतनी अटेंशन जनरेट की होती, तो आपके एफएससी में इतने मार्क्स आए होते, ठीक है ना। और परसेंटेज कितनी आई होती, 93% आपकी बनती। तो ये आपकी आ गई इक्विवेलेंसी। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगी, ये मार्क्स आपकी यूज़ होंगे जब आप एमडीगेट में अपना एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे। तो 40% जो मार्क्स होंगे, 40% जो ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी है, तो वो इस्तेमाल होगी यहाँ पर, इस जगह पर। एफएससी के जहाँ पे हिसाब से स्कोर पूछ रहे थे तो वह एफएससी के स्कोर यहाँ से यूज़ किए जाएंगे। तो ये आपके एफएससी के स्कोर आ गए।
तो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जो हमारे स्कोर बन रहे हैं वो कितने बन रहे थे? मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जो हमारे स्कोर थे वो 630 थे। तो इसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो 630 ये हमारे मैट्रिकुलेशन मार्क्स हो गए। ठीक है, एक ओ लेवल वाला बच्चा है, उसने 630 मार्क्स मैट्रिकुलेशन में लिए हैं और 1030 मार्क्स यानी कि 1030 मार्क्स उसने एफएससी में लिए हैं। जब आप इन दोनों को लिएंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और एमडीगेट में आपने कितने मार्क्स लिए हैं? एमडीगेट में जैसे 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, फर्स्ट कर लें आपने 180 मार्क्स ले लिए, तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर, इस कैलकुलेटर के अंदर जब अपने मार्क्स को ऐड करेंगे तो इससे आपकी आ जाएगी, आपकी परसेंटेज आ जाएगी, आपका एग्रीगेट पता लग जाएगा कि आपका एग्रीगेट कितना है। तो आपने नोट किया है कि आपके ओ लेवल्स के मार्क्स 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहे हैं। एक दफ़ा आपके ओ लेवल्स के मार्क्स जो है वो यहाँ इस्तेमाल हुए और एक दफ़ा आपके ओ लेवल्स के मार्क्स इस 1030 में अपना उसने पार्ट रोल प्ले किया था। तो ओ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लेवल्स है मगर उसके सिर्फ 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ए लेवल्स में तीन सब्जेक्ट में बहुत जान मारनी है, उसमें ए स्टार लाना है आपको, और ओ लेवल्स में इन सारे सब्जेक्ट में आपको जान मारनी है, सब में आपको अच्छे मार्क्स लाना है। तो ये होगा कि आपका जो एमडीगेट का एग्जाम है, आपका जो एमडीगेट के मार्क्स का एग्रीगेट है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, उससे आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी और एक एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स के साथ अपने कम्पीट कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है ना। तो 10% मार्क्स ओ लेवल्स के इस्तेमाल होते हैं। ओ लेवल्स इक्विवेलेंसी में जो मार्क्स आएंगे उसका 10% यूज़ होगा। 40% ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी के जो मार्क्स आएंगे उसका 40% इस्तेमाल होगा। कैलकुलेटर में जब आप नॉर्मल किसी वेबसाइट पर जाते हैं, एग्रीगेट के कैलकुलेटर में जब आप टोटल मार्क्स रखेंगे तो आपको वो एग्रीगेट अपना बता देगा, तो उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल ये है कि पहले मार्क्स निकाल लें, फिर वो जो है उसकी परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट करके फाइनल आपको एग्रीगेट बता देगा। तो यहाँ पर आके मैंने आपको अभी फिलहाल ये बताया कि इक्विवेलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी के लिए आपको क्या करना है और उसको किस तरह से आप एमडीगेट एग्रीगेट में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी जब आएगी तो वो किस तरह से आपके एमडीगेट के एग्रीगेट में इस्तेमाल होगी। ये बात तो हमने समझ ली। अब सवाल ये है कि अगर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना है, एक पेपर फॉर्म चाहिए, आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए इस सर्टिफिकेट की। कैलकुलेशन तो आपने कर ली, मगर क्या आप बोर्ड वालों को कैसे वो कैलकुलेशन शो करेंगे? ठीक है ना। आप इसका कोई सर्टिफिकेट होगा ना, इसका कोई प्रूफ होगा, तो वो प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले आपको ये करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेना है जाकर। एप्लीकेशन फॉर्म के 2 रिसोर्सेज हैं। नंबर 1, आप या तो आईबीसीसी की वेबसाइट से वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, और अगर वो फॉर्म आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो आप फिर उनके ऑफिस जाएं। हर कंट्री के अंदर आईबीसीसी का अपना एक ऑफिस का एक इदारा होता है। जैसे कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में स्टेडियम रोड पर इसका ऑफिस है। आप गूगल लोकेशन सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, किसी भी शहर में आप रहते हैं, तो उस शहर में आप गूगल पे जाएं और उस शहर का आईबीसीसी का ऑफिस सर्च करें, तो उस शहर में आईबीसीसी का जो भी ऑफिस होगा वहाँ पर आपको, वहाँ जाकर उसके काउंटर पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। एक चालान स्लिप मिलेगी जो कि बैंक में सबमिट होगी। बाद में उस चालान स्लिप की जो कॉपी होगी वो आप सबमिट करवाएंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ए लेवल्स और ओ लेवल सर्टिफिकेट्स, जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं ए लेवल्स ओ लेवल्स के, वो सबमिट होंगे। ठीक है ना, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज। रिजल्ट सबमिट होगा, जो भी आपका रिजल्ट आया ए लेवल्स ओ लेवल्स का। अच्छा, ओ लेवल्स की पहले आप इक्विवेलेंसी अलग निकलवाएंगे और ए लेवल्स की अलग निकलवाएंगे। ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी के लिए पहले अप्लाई कर लें, ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी के लिए जब आप उसका एग्जाम देते हैं तो उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है ना। तो ओ लेवल्स की जब तक आप अभी, जैसे फॉर करें अभी आप ए लेवल्स में है तो ओ लेवल्स का रिजल्ट यकीनन आपका आ चुका है, तो उसकी इक्विवेलेंसी आप अभी अप्लाई कर लें। तो अप्रॉक्सीमेट जो है 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, तो कोशिश कर लें कि आप अभी कर लेंगे तो जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, वरना अगर आप एक साथ दोनों के लिए अप्लाई कर लेंगे तो बाद में डिले होगा तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी के लिए अभी अप्लाई कर लें और ए लेवल्स की आफ्टर ए लेवल्स एग्जाम अप्लाई करें। तो पासपोर्ट वीज़ा कॉपीज ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप हैं, अगर आपने बाहर से कोई एग्जाम दिया हुआ है तो फिर आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपीज़ भी सबमिट करवाएंगे। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ बी फॉर्म और सीएनआईसी की कॉपीज़ जो होंगी वो सबमिट होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म, आप एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे जो भी आपने हासिल किया था आईबीसीसी से,
वो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करके उसको आपको सबमिट कराना होगा। और पेमेंट रिसिप्ट, जो भी एक चालान कॉपी आपको मिली होगी, वो चालान कॉपी उसको आप सबमिट करवाएंगे बैंक में, और उसकी जो आपको स्लिप मिलेगी, वो स्लिप जो रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट जो है आप वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराएंगे तो उसके साथ वो रिसिप्ट भी सबमिट होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इसको कॉपी कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तब रिक्वायर्ड होंगे जब आप अपना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट नोट कर लीजिएगा। सेम इसी तरह और क्या क्या चाहिए, किस तरह से मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, वो आप उसके जो हेड ऑफिस होगा, जो उसका ऑफिस है, वहाँ जाकर सबमिट होगा ये, और विद इन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको वो जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। अब ये सम टाइम ऐसा होता है कि जाकर लेना पड़ता है, सम टाइम ऐसा होता है कि वो TCS कर देते हैं। ज़्यादा मेरे ख्याल से यही होता है कि आपको जाकर ही लेना पड़ता है, आपको मेरे ख्याल से TCS करने वाला ऑप्शन शायद ना होता हो। तो देख लीजिएगा, जैसा वो आपको गाइड करेंगे ऑफिस में जो उनके क्लर्क्स होंगे, जैसा वो गाइड करेंगे वैसा आपको चलना पड़ेगा। अगर प्रॉपर एड्रेस है तो अपना प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, ताकि TCS के ज़रिए अगर आपको सेंड करेंगे तो वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाए। तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको फिजिकल फॉर्म में जो इशू होगा वो उनके हेड ऑफिस से इशू होगा, ठीक है ना। तो सिंपल ये प्रोसेस है, तो ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है। 8,000 to 9,000 फीस हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो समटाइम, ये वेरिएबल होती है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग ईयर्स में अलग अलग होती है। समटाइम इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज का होने के चांसेस तो कम ही होते हैं। तो जब आप आगे अप्लाई करें तो आप जो भी फीस है उनकी पे करिएगा, और इस तरह से जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें आपने समझ ली हैं। नंबर 1, आपने ये समझ लिया कि आपकी O लेवल्स की इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी। नंबर 2, A लेवल्स की इक्विवेलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, और अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद, अपनी इक्विवेलेंसी निकालने के बाद, उसका सर्टिफिकेट के लिए आपको जो उनके हेड ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। और फाइनली अब आप इस काबिल होंगे कि अब आप अपने जब आपका एमडीकेट का एग्ज़ाम आता है तो आप उसको एग्रीगेट निकालने के लिए रेडी होंगे। अब आपका एग्रीगेट आ सकता है, अब आप compete कर सकते हैं एक FSC स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात है जो आपको समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको उसका कोशिश करेंगे अलग से एक वीडियो बनाकर उस पर हम बात कर लें, उसके जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी, उसके हम रिप्लाई कर दिया करेंगे। छाजो डाउनलोड करें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपने A लेवल से O लेवल्स की तरफ, A लेवल से आप FSC एग्ज़ाम की तरफ आ रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट से आप एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस जोन आपको मिलेगा वो छाजो से बेस्ट आपको कोई नहीं मिल सकता। तो कोशिश करें छाजो यूज़ करें, छाजो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, उसके डाटा बैंक को यूज़ करें, उसके प्रैक्टिस जोन को यूज़ करें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल है, ग्रैंड टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है। तो यूज़ करें और छा जाए अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन को सिक्योर करें। अल्लाह हाफ़िज़।